बच्चों आज हम करेंगे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए एक नई टर्म जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। पीछे हमने किया मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। वो तीनों टर्में जो थी वो नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आते थे, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन नॉर्मेलिटी का रिलेशन किसी और से होगा, इस कारण नॉर्मेलिटी पढ़ने से पहले हमें कुछ और भी सीखना है, उसके बाद हम नॉर्मेलिटी पे चलेंगे। लेकिन नॉर्मेलिटी जो टर्म है वो मिलती जुलती है किसे? मोलैरिटी से। इस कारण पहले मोलैरिटी को याद करते हैं। तो मोलैरिटी एम से लिखते थे, कैपिटल एम से। तो मोलैरिटी हमने कहा था नंबर ऑफ मोल, क्या था? सिंपली नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। याद है ना आपको? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ मोल आप कैसे बनाते थे? आपको अगर याद है, नंबर ऑफ मोल होता था गिवन मास अपॉन मोलर मास। बात खत्म, ठीक है। नंबर ऑफ मोल अगर नहीं है तो गिवन मास है, उसका मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते थे, एटम के मास को प्लस करके उनके जितने भी एटम हैं तो वो हम निकाल के उनके नंबर मोल बना के जहाँ डाल देते थे, मोलैरिटी निकल जाती थी। लेकिन अगर नॉर्मेलिटी की बात करूँगा, अभी हमने बाद में पढ़ाते हैं, लेकिन अगर नॉर्मेलिटी की बात करें तो जहाँ इसकी डेफिनेशन में होगा नंबर ऑफ मोल की जगह होगा नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। ऊपर था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जहां होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट, और नीचे वही होगा, नीचे सेम होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमें ये नहीं पता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। क्लियर? यही पहले सीखना है, उसके बाद हम नॉर्मेलिटी पे आएंगे। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बनाने का फार्मूला जो है हम आपको बताते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट बनाने का, किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बनाने हैं। नंबर ऑफ मोल कैसे बनाते थे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, उसी से मिलता जुलता फार्मूला है। ऊपर गिवन मास ही आएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास। मोलर मास से बनते थे नंबर ऑफ मोल, इक्विवेलेंट मास से बनेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। लेकिन हमने ये सीखना है इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, यही हमने पहले आपको सिखाना है। मोलर मास तो आपको निकाला जाता था सीधा प्लस करके, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, यही आज का हमारा पहला टॉपिक है। उसके बाद हम नॉर्मेलिटी पे चलेंगे। इक्विवेलेंट मास कैसे बनाते हैं? नंबर ऑफ मोल जैसे बनाते थे ना, जब इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास, जब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। क्लियर हुआ? दोबारा सुने। मोलैरिटी हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ मोल हम बनाते थे गिवन मास मान मॉलिक्यूलर मास। नॉर्मेलिटी जो होगा उसमें होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल की जगह क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नीचे वॉल्यूम ही होगा। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं? उसका फार्मूला है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। गिवन मास तो हमारे पास होगा, इक्विवेलेंट का मास का हमें पता नहीं है, 11th में पढ़ा था। लेकिन फिर दोबारा हम जहाँ रिपीट करवाते हैं आपको, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास जिस सब्सटेंस का निकालना है उसका मॉलिक्यूलर मास प्लस करके, जैसे जहाँ निकाला था हमने, डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या है वो हमने समझना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप निकालना चाहते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl का निकालना चाहते हैं, तो इसका होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास तो हम निकल जाएगा, 35.5 इसका होता है, 1 इसका होता है, 36.5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या है ये हमारे पास नहीं है। क्लियर? ऐसे ही मान लो इक्विवेलेंट वेट आप निकालना चाहते हो किसी और का, MgOH2 का निकालना चाहते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास तो हमारे पास है, इसका मैग्नीशियम का 24 होता है और इसका 17 होता है। 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया और आ जाएगा शायद। और एन फैक्टर क्या है ये हमारे पास नहीं है। यही आज हमने पहले सिखाना है आपको। एन फैक्टर क्या है? ये देखो, एसिड का निकालना है, ये बेस का निकालना है। जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं ज़्यादातर हम देखेंगे एस्टर होंगे या बेस होंगे या साल्ट होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। पहले ऊपर लिख लेते हैं सब्सटेंस,
ये सब्सटेंस आ गया और जे आ गया इसका एन फैक्टर। ये देखिए एग्जाम्पल, अगर आपने यही एग्जाम्पल लिखनी है तो मैं यही लिख देता हूँ। ये देखिए थोड़ा इजी हो जाएगा। एन फैक्टर और एग्जाम्पल भी देखें, एग्जाम्पल भी कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एसिड की बात करते हैं, ठीक है, कोई एसिडिक सब्सटेंस है, एसिड है, उसका एन फैक्टर क्या होगा? वो होगा उसकी बेसिसिटी, जितनी उसकी बेसिसिटी होगी। अब बेसिसिटी क्या है ये समझना बड़ा जरूरी है। बेसिसिटी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये एसिड है, ये है HCl एसिड। एग्जाम्पल से समझाता हूं। इसको पानी में डिजॉल्व करते हैं, डिसोशिएट हो जाता है। कैसे? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये एसिड है मेरा H2SO4, इसको पानी में डालते हैं, टूट जाता है। H पॉजिटिव HSO4 2 नेगेटिव। कितने H पॉजिटिव निकलेंगे? 2। ये मेरा एसिड है H3PO4 फास्फोरिक एसिड, इसमें से 3 H पॉजिटिव निकलेंगे और साथ में निकलेगा PO4। ये तो आपको पता होगा, है ना? पता है ना? बोलिए। ऐसे ही होता है H3PO3 फास्फोरिक एसिड, इसको जब पानी में डालते हैं तो 2 निकलते हैं PO3, दिस इज 2 नेगेटिव। मीन एसिड की बेसिसिटी कितनी क्या होती है? कोई एसिड का एक मॉलिक्यूल पानी में डालने से कितने H पॉजिटिव रिप्लेस करता है, कितने H पॉजिटिव पानी में छोड़ देता है, वही उसकी होती है बेसिसिटी। ये देखिए HCl कितने छोड़ता है? 1, इसकी बेसिसिटी होगी 1। सल्फ्यूरिक एसिड कितने छोड़ता है? एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का 2 छोड़ता है, इसकी बेसिसिटी होगी 2। ये फास्फोरिक एसिड कितने छोड़ता है? ये देखिए ये छोड़ रहा है 3, इसकी बेसिसिटी होगी 3। अब ये देखिए मिलता जुलता फार्मूला है, फास्फोरिक एसिड, ये फास्फोरस H3PO3, ये कितने छोड़ रहा है? ये इधर 3 है लेकिन कितने छोड़ रहा है? 2 छोड़ रहा है। ये आप स्ट्रक्चर में देखेंगे, इतना लंबा हम अभी नहीं जाएंगे इस पे, ये इसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। इट हैज ओनली 2 रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, देयरफॉर इट्स बेसिसिटी इज 2। और यही जो बेसिसिटी है यही तो इसके हो जाएंगे क्या? इसका हो जाएगा एन फैक्टर। क्लियर? वही हो जाएगा इसका एन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल लेता हूं, HCl का निकालना है आपने इक्विवेलेंट वेट, यही निकाल देता हूं। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसका? इक्विवेलेंट वेट वो हो जाएगा 36.5। मीन फार्मूला है मॉलिक्यूल वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूल वेट कितना होता है HCl का? 36.5 और एन फैक्टर इसका कितना है? 1 है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 36.5। क्लियर? मीन इक्विवेलेंट वेट, ये इक्विवेलेंट वेट है, जहां निकाल दिया हमने इक्विवेलेंट वेट। अगर इसकी बजाय होता सल्फ्यूरिक एसिड तो इसका क्या होना था? इसका होना था 98, इसका होता है 98। प्लस करके देख सकते हो आप, 2 + 32 + 16 × 4, ये 98 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा 49। क्लियर? और ऐसे ही अगर आप देखते हो फास्फोरिक एसिड का H3PO4 का, तो ये भी मेरे ख्याल में 98 ही आता है। इसको करके देखना आपने, 3 + 31 + 16 64, ये इतना, हाँ उतना ही हो गया, दोबारा वही हो गया। तो 98, y क्या आएगा? 3। क्लियर? जब 3 से करेंगे यदि 32.66। ऐसे ही बच्चों अगर इसका निकालेंगे H3PO3 ये वाला, जिसकी बेसिसिटी 2 है, तो ये आ जाता है मेरे ख्याल में 82y, दैट इज 41 आ जाता है। इस मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया कि किसी भी एसिड का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपने, तो उसके मॉलिक्यूलर मास से उसकी बेसिसिटी को या उसके एन फैक्टर से डिवाइड कर देना है। अगर बेसिसिटी 1 आती है तो मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट वेट सेम रहते हैं। अगर बेसिसिटी 2 आती है तो मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास हाफ हो जाते हैं। अगर 3 आती है तो 3 गुना कम हो जाता है, 4 आती है 4 गुना कम हो जाता है। ये याद रखना है, एंट्रेंस में पूछते हैं बार बार। ठीक है, तो इसके बाद हम चलेंगे किसकी? बेस की बात करेंगे। अगर बेस होगा, ये मिटा देते हैं, अगर बेस होगा तो बेस के केस में हो जाएगी उसका एन फैक्टर रहेगा एसिडिटी। एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट निकालना आपने, क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी या एन फैक्टर बोलो, एसिडिटी बोलो, आपकी मर्जी है। आप नहीं, आपने एसिडिटी बेसिसिटी नहीं याद रखना तो आप सीधा एन फैक्टर बोल सकते हो। तो दैट इज 1 क्यों? अब ये बेस जो है इसको भी ऐसे ही देखना है, ये बेस कितने OH लॉस करता है। जितने OH लॉस करेगा सॉल्यूशन में वही उसकी होगी क्या? उसकी होगी एसिडिटी। बेस की एसिडिटी, एसिड की बेसिसिटी।
क्लियर। ये देखिए जैसे AlOH3 ये कितने कितने लॉस करता है, Al3 पॉजिटिव और OH3 टाइम OH नेगेटिव, ये 3 करता है। इसकी बेसिस एसिडिटी होगी 3, इसकी एसिडिटी होगी 1। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 इसकी होगी 2, ये 2 करता है। नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिप्लेस बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस इज कॉल्ड इट्स एसिडिटी। क्लियर बच्चे, तो जी आप निकाल सकते हैं, इसका 40 ही रहेगा। ही अगर बात करेंगे सॉल्ट की करेंगे तो सॉल्ट में क्या होता है, जहां देख ले पहले, ये सॉल्ट है मेरे पास सोडियम क्लोराइड, इसको पानी में डालते हैं टूट जाता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये है मेरे पास Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये टूटता है 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। ये सॉल्ट है मेरे पास AlCl3 या Al2SO4 3 टाइम, ये कैसे टूटेगा, 2 टाइम Al3 पॉजिटिव प्लस SO4 कितने 3 टाइम 2 नेगेटिव। तो इसमें आपने क्या देखना है, ये समझ लें गौर से, पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ मेटल आयन, इसका एन फैक्टर क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल वैलेंसी लिख सकते हैं, वैलेंसी ऑफ मेटल आयन। अगर ये गलती लगती है तो आप लिख सकते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ मेटल आयन या टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ किसका नेगेटिव आयंस। तो ये देखिए जहां पॉजिटिव चार्ज कितना है 1 है, इसका एन फैक्टर कितना हो गया 1, इसका एन फैक्टर कितना होगा, दिस इज, देखिए ऐसे तो सोडियम का 1 है लेकिन 2 सोडियम है, इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। और इसका एन फैक्टर देखिए, एल्यूमिनियम क्या है 3 पॉजिटिव है, लेकिन कितने एल्यूमिनियम है इसमें 2 है, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसका एन फैक्टर 6 हो जाएगा। क्लियर बच्चे। हाँ, अगर जो होता AlCl3 होता तब क्या होना था, तब एक ही एल्यूमिनियम है और जो इसका फैक्टर जो होना था वो क्या होना था 3 होना था। ऐसे हम सॉल्ट का निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सोडियम क्लोराइड का निकालना है तो वो जाएगा 58.5, एन फैक्टर क्या है 1 है, तो इक्विवेलेंट वेट भी यही रहेगा। हमने पहले ही बताया कि जब एन फैक्टर की वैल्यू 1 होती है तब इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम रहते हैं, लेकिन इसके बजाय अगर मैं लेता Na2CO3 तो इसका करेंगे आप ये 23, 46, 12 और ये आ जाएगा 106 आता है शायद, ठीक है। और इसको डिवाइड किसे करेंगे, सोडियम का ऐसे तो 1 होता है, लेकिन जहाँ टोटल सोडियम 2 है, 2 पॉजिटिव मीन 2 से पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। जो एन फैक्टर है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता, वो सिंपली कोफिशिएंट में आएगा और ये हो जाएगा हमारा 53 मीन सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 53। क्लियर। तो ये 3 ही तरह के हमारे पास होते हैं कंपाउंड, एसिड बेस्ड और सॉल्ट, जो जनरली हमने नॉर्मलिटी में देखने हैं। लेकिन ऐसे तो और भी एन फैक्टर होते हैं, जैसे आयंस की बात करते हैं, आयंस, तो आयन का क्या होगा, जो चार्ज होगा ना उस पर चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव या नेगेटिव जितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज जो होगा वो उसका क्या होगा, वो उसका होगा एन फैक्टर। जैसे आप मैग्नीशियम की बात करते हैं 2 पॉजिटिव तो मैग्नीशियम इसका 2 हो जाएगा। जैसे आप आयरन 3 पॉजिटिव की बात करते हैं तो उसका 3 हो जाएगा। SO4 की बात करते हैं, SO4 2 ना, टोटल चार्ज कितना है -2 तो 2 हो जाएगा एन फैक्टर। जी हमने नहीं करना है। और ऐसे ही एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इनका भी हमने इसमें नहीं करना है, लेकिन हम थोड़ा बता देते हैं। उसका क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, नंबर इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या गेन करते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस या गेन करेगा वही उसका होगा एन फैक्टर। तो मेरे ख्याल में अब आपको समझ में आ गया कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है किसी का। अगर एसिड होगा तो उसका मॉलिक्यूल वेट अपॉन एन फैक्टर होगा उसकी बेसिसिटी मीन जितने H पॉजिटिव उसका एक मॉलिक्यूल छोड़ता है पानी में। अगर बेस की बात होगी तो उसका मॉलिक्यूल वेट अपॉन एन फैक्टर, और बेस का एन फैक्टर वो होगा जितने बेस का एक मॉलिक्यूल OH छोड़ता है वाटर में। क्लियर। और अगर सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन जितना मेटल जो है उस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, जहाँ जो नेगेटिव आयन है उसमें टोटल नेगेटिव, क्योंकि सॉल्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, मेटल और नॉन मेटल होती हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज मेटल पे होगा उतना ही क्या होगा नॉन मेटल पे होगा। एक पे इधर पॉजिटिव होगा उधर क्या होगा नेगेटिव होगा, लेकिन बराबर होंगे, तो वो आप कोई भी पुट कर सकते हो। क्लियर, सेम रहेगा। तो ये था इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने की बात। अगर आपके पास इक्विवेलेंट वेट आ गया, अगर इक्विवेलेंट मास आपका आ गया, ठीक है,
इक्विवेलेंट मास आपको निकालने आ गया, ये वाला फार्मूला था मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, इक्विवेलेंट मास आ गया तो आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बनाने भी आ जाएंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास हम निकाल सकते हैं, गिवन मास आपको दिया होगा। और जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बन गए तो हम नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हैं। अब चलते हैं नॉर्मेलिटी पे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं बच्चों अपनी टर्म पे, दैट इज नॉर्मेलिटी। अब तो आपको क्लियर हो गया कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। मोलैरिटी में मोल था, नंबर ऑफ मोल, जहां नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, सिंपली नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिंपली आपने बताना है, जितना मर्जी आपको सॉल्यूशन दिया गया है, आपने बताना है अगर ये सॉल्यूशन 1 लीटर होता तो इसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट होता। जितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट उसमें होगा उतनी उसकी नॉर्मेलिटी होगी। इसको कैपिटल एन से लिखा जाता है। हम मैथमेटिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी अगर निकालनी है आपने, ठीक है, निकालनी है तो सिंपल है, जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको दिए गए हैं वो ऊपर डाल देने हैं और जितने लीटर सॉल्यूशन है वो नीचे डाल देना है, आंसर आ जाएगा। डिवाइड करके 1 लीटर के पीछे आ जाएगा। अगर सॉल्यूशन मिलीलीटर में दिया गया है तो तब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर डालने हैं और मिलीलीटर सॉल्यूशन नीचे लिखे, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देना है, बस ये नॉर्मेलिटी आ जाएगी। अब ये नॉर्मेलिटी हो गया बच्चे, लेकिन एक तरीका और है नॉर्मेलिटी निकालने का। मोलैरिटी अगर आपके पास है तब भी आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। इसको हम कहेंगे रिलेशन बिटवीन, जहां नॉर्मेलिटी फ्रॉम मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी फ्रॉम मोलैरिटी, क्योंकि नॉर्मेलिटी में बड़ा कुछ निकालना पड़ता है, मोलैरिटी में तो बड़ा आसान था, नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखते हैं इनका रिलेशन, जो इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो देखते हैं और इजी हो जाएगा फॉर्मूला। हमें पता है, ये देखिए नॉर्मेलिटी निकालने का मेथड है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या फॉर्मूला बताया आपको, वही जैसे नंबर ऑफ मोल बनाते थे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसमें क्या था, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास मान लो, इसको x मान लो। अब इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। इक्विवेलेंट मास निकालने का भी फार्मूला है, क्योंकि ये भी हमारे पास नहीं है। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू, क्या था इक्विवेलेंट मास, अभी पीछे किया हमने, बड़ी सारी एग्जांपल आपको दिखाई। क्या था, मोलर मास, जिसका आपने इक्विवेलेंट मास निकालना है उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, एक ही बात है, मोलर मास अपॉन क्या था, एन फैक्टर। क्लियर बच्चे, दिस इज वाई। क्लियर, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ बताया आपको कि अगर आपने नॉर्मेलिटी ही निकालनी है मानो, तो आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बनाने पड़ने हैं, तभी तो बनाने पड़ने हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे बनेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बनते हैं आपके पास गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास भी आपके पास नहीं है, अगर दिया हो तब तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसको भी निकालना पड़ेगा। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अभी हमने देखा एसिड होगा तो नीचे बेसिसिटी आ जाएगी, बेस होगा एसिडिटी आ जाएगी, सो ऑन। अब इसकी वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, ये देखो, पुट y इन x, y को x में पुट कर दें, इसको इसमें पुट कर दें, मीन इसकी जगह, तो क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे, क्या हो जाएगा, जहाँ इसको पुट करना है, जहाँ ये देखो गिवन मास तो अपनी जगह ही रहेगा, गिवन मास तो ऊपर ही रहा, नीचे क्या आ गया, गिवन मास, इक्विवेलेंट मास की जगह जी आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो मैं क्यों ना जो नीचे वाला है उसको ऊपर ले जाऊँ, ये जहाँ चला जाएगा एन फैक्टर। क्लियर, बोलो बच्चे, ठीक है। और पुट दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है मान लो इसको z मान लो, पुट z इन फर्स्ट। अब ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपके बने हैं, इसको उठा के आप इसमें पुट कर दें, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ये देखिए नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी इजकल टू आपको चाहिए, मीन और सिंपल कर दिया हमने, आपको चाहिए इसकी जगह दे, देखिए 1 2 3 टर्म है, आपको चाहिए क्या चाहिए, गिवन मास मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर डिवाइडेड बाई
मोलर मास, ये कहाँ, ये किस जगह आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पूरा हमने ये पुट कर दिया। लेकिन एक टर्म और है, क्या है, वॉल्यूम नीचे, तो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, बोलो, ठीक है। और मेरे ख्याल में आप ये समझ गए होंगे कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, आया याद आपको। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मीन नॉर्मल मोलैरिटी भी ऐसे निकालते हैं ना, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये मोलैरिटी है बच्चे, इट मीन नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी हमारी हो गई, क्या हो गई, नॉर्मेलिटी इक्वल टू जे मोलैरिटी है, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर, एन फैक्टर, वेरी इजी, वेरी इजी, दिस इज द आंसर, दिस इज इक्वेशन जो भी हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। मीन ऐसे लिख देता हूं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अगर आपके पास मोलैरिटी है, जहां मोलैरिटी निकाल सकते हैं आप, नॉर्मेलिटी नहीं निकल रही, मुश्किल लग रही है ये चीज़ें बनाने में, कोई आपको ग्राम इक्विवेलेंट भी नहीं बनाने पड़ने, आपको सिर्फ पता होना चाहिए जो सोल्यूट आपको दिया गया है उसका एन फैक्टर कितना है, कितना इजी हो गया है ना। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, एंड हाउ टू नॉर्मेलिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम मोलैरिटी। आपको वो बोलता है कि आपके पास एक सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है, सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी जो है 3 है, 3 मोल पर लीटर ऑफ, उसकी नॉर्मेलिटी बताएं। तो नॉर्मेलिटी आपने क्या करना है, नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर, मोलैरिटी आपके पास है 3, एन फैक्टर, एन फैक्टर कितने हाइड्रोजन छोड़ता है आपको ये पता होना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड की एन फैक्टर होता है 2, नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 6। कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है ना। आपको पूछता है कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसकी नॉर्मल मोलैरिटी जो है वो इतनी है, नॉर्मेलिटी निकालें। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो मोलैरिटी क्या है इसकी 1.5, एन फैक्टर क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 है ना, 1 ही रहेगा। बेस का आपको पता है जितने OH छोड़ता है, एसिड का जितने H छोड़ता है, तो ये कितने OH छोड़ता है, 1। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम, हमने पहले भी आपको बताया है। अगर एन फैक्टर 1 होगा तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम होंगे, लेकिन एन फैक्टर अगर चेंज होगा, है ना, अगर एन फैक्टर 1 होगा तो मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर ये सेम हो गए तो नेचुरली मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल में, ये देखिए, अगर सिंपल फॉर्म तो यही है, लेकिन एसिड बेस में अगर लिखना है तो एसिड के केस में क्या हो जाएगा, एसिड के केस में हम लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी, बेसिसिटी। मीन अगर आप एन फैक्टर की जगह ऐसा करना चाहते हो, लेकिन अगर कंफ्यूजन होता है तो यही याद रखो। जो अगर बेस की बात करनी है, बेस की बात, तो बेस की नॉर्मेलिटी क्या हो गई, मोलैरिटी इनटू एसिडिटी, क्योंकि एसिड की होती है एसिडिटी, बेसिसिटी, नंबर ऑफ H पॉजिटिव जितने छोड़ता है, बेस की होती है एसिडिटी जितने OH छोड़ता है। और साल्ट की अगर बात करेंगे, साल्ट की नॉर्मेलिटी निकालनी है तो उसकी मोलैरिटी चाहिए और उसकी चाहिए टोटल वैलेंसी, इसकी वैलेंसी ऑफ मेटल आयन। क्लियर, जी आप कर सकते हो, वेरी इजी। नॉर्मेलिटी बड़ी आसान हो गई, लेकिन जनरली नॉर्मेलिटी बड़ी कम पूछते हैं, बुक्स में बड़ा कम लिखते हैं आजकल मोलैरिटी ही यूज होता है, इतने मोलर सोल्यूशन है, इतने मोलर सोल्यूशन है। तो इसका ले स्क्रीनशॉट, एक न्यूमेरिकल भी करेंगे इस पे। अब बच्चे चलते हैं न्यूमेरिकल, एक छोटा सा न्यूमेरिकल निकाल लेते हैं इस पे, नॉर्मेलिटी पे। तो कहता है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, फार्मूला दिया हुआ है, इन 1250 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। तो पहले देख लेते हैं गिवन क्या है सोल्यूशन में। पहले आपको जो दिया हो ना, पहले लिख लेना होता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट। कौन सा सोल्यूट है, ऑक्सैलिक एसिड, H2C2O4 2 टाइम वाटर, लिख सकते हो ऑक्सैलिक एसिड इक्वल टू 31.5 ग्राम। और गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो दिया गया है 1250 मिलीलीटर। और उसके बाद याद करना होता है कि हमने निकालना क्या है, क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी।
नॉर्मेलिटी। इसके फार्मूले को याद करना होता है। फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट किसके चाहिए? ऑक्सैलिक एसिड के चाहिए, और नीचे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें दिया गया है जो सॉल्यूशन मिलीलीटर में है, मिलीलीटर में तो मल्टीप्लाई क्या हो जाता है? 1000। ठीक है, अब हमें चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे बनाएंगे? नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट्स वो होते हैं गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। किसका? गिवन मास तो हमारे पास है 31.5, इक्विवेलेंट मास नहीं है, तो इक्विवेलेंट मास मैं जहां साइड पे निकाल लेता हूं ऑक्सैलिक एसिड का। इक्विवेलेंट मास ऑफ इसका ऑक्सैलिक एसिड क्या फार्मूला हो जाएगा? इजिकल टू मोलर मास डिवाइडेड बाई एसिड है ना, बेसिसिटी जहां जिसको हम बोलते हैं एन फैक्टर। तो इसका मॉलिक्यूलर मास आप जहां से प्लस करेंगे इन सभी को, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ये सभी को करेंगे ना, इसका 1 होता है हाइड्रोजन का, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और ये 2 टाइम वाटर भी है, 18 दूनी 36 और ऐड कर सकते हैं, जहाँ सभी को ऐड कर सकते हैं, और ये बन जाता है 126 मॉलिक्यूलर मास ऑक्सैलिक एसिड का 126 बन जाएगा। और 2 इसकी बेसिसिटी है। 2 क्यों है बेसिसिटी? क्योंकि इसका फार्मूला ये देखिए, ये है COOH और 2 टाइम वाटर। कई बच्चे 4 लिख देते हैं, बेसिसिटी 4 लिख देते हैं। क्यों? वो ये 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन वाले वाटर वाले भी ले लेते हैं और जो ये भी ले लेते हैं, लेकिन नहीं, ये वाटर है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हाइड्रेटेड क्या है? एसिड है। तो ये तो पानी में चले जाते हैं। ये 2 हाइड्रोजन ये लॉस कर सकता है जब पानी में डालते हैं, तो इसकी बेसिसिटी 2 हो गई, इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 63। तो पुट कर दें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बन गया आपके 31 पॉइंट क्या है? 5 डिवाइडेड बाई 63, और ये अल्टीमेटली 0 पॉइंट, ये देखिए ये आधा है, ये पूरा है, 1/2 हो गया, दैट इज 0.5। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए? 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट। जहाँ लिखने हो यूनिट लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, बस ग्राम इक्विवेलेंट बन के नॉर्मेलिटी निकल गई। नॉर्मेलिटी निकाल दे आप, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं? 0.5 ऊपर, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1250 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, क्लियर? तो ये अल्टीमेटली कैलकुलेटर है तो ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे करेंगे, पॉइंट कैंसिल करेंगे इसका, और ये नीचे आ जाएगा 0। ठीक है, आगे लिख देता हूँ, ऐसे आप करोगे, ये देखिए 5/1250 0 1 जहाँ से आ गया, मल्टीप्लाई बाई दिस, ये 2 0 कैंसिल हो गए, ये अल्टीमेटली हो जाएगा 50/125। ठीक है, क्लियर? ये कर सकते हो आप अगर कैलकुलेटर नहीं है। 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये यूनिट पता होना चाहिए। नॉर्मेलिटी के मैंने यूनिट बताया नहीं आपको, क्या हो गया यूनिट? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। मीन अगर यही सोल्यूशन ये 1250 मिलीलीटर में इतने ग्राम क्या है ऑक्सैलिक एसिड, अगर यही सोल्यूशन 1 लीटर होता तो इसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट होने थे? 0.4। ये देखिए पहले कितने निकले? 0.5 निकले, ज़्यादा था ना। ये देखिए 1250 था, हमने 1 लीटर करना है, तो दिमाग में पहले आ जाता है यार इसका आंसर जो है ना, अगर ये 0.5 है तो नेचुरली इससे क्या होना चाहिए? कम ही होना चाहिए। ये देखो 0.4 आ गया, क्लियर? और दूसरा, अगर दूसरा फार्मूला लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो। कैसे? मोलैरिटी निकालो इसकी, फिर उसकी नॉर्मेलिटी बना दो। बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मेलिटी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक्स।